हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 28। इससे पहले ऑलरेडी 27 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालपुर फिर आदि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालपुर आदि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और केवलादेव, कौन कौन सा? केवलादेव, फिर रणथंभौर, सरिस्का, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये सभी कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। और फिर गिर, मैरीन, ब्लैकबर्ग, ये सभी आदि उद्यान कहाँ पर हैं? गुजरात में। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 में मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया है? ऑप्शंस है 4, 6, 8, 10 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के नक्सल प्रभावित 6 जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। और वे जिले हैं मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, और वैशाली। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस है अनामिका, अनुपमा, रेणुका या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के महिला साहित्यकार डॉक्टर अनामिका को वर्ष 2020 का टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनामिका। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में 2022 में हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? ऑप्शंस है शासक, चिकित्सक, धर्म प्रचारक, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक एक चिकित्सक थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिकित्सक। और ध्यान में रखनी है आपको कि वैद्य जीवन को भारतीय राजा बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था। किसे? वैद्य जीवक को भारतीय राजा बिंबिसार
द्वारा क्या गया था, नियुक्त किया गया था। और जीवक महात्मा बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी और यह अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी ये क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? ऑप्शन है उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। किसमें? श्वसन प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको ये ध्यान में रखनी है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के दहन के उपरांत ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? ऑप्शन से एनीमिया, कैंसर, थैलेसीमिया, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थैलेसीमिया रोग एक आनुवांशिक विकार है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, थैलेसीमिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? ऑप्शन से वेग, बल, त्वरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बल। और न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, अनुगुंज, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यांत्रिक ऊर्जा। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की जो तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। और ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य होता है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप उत्तक के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है विभोज्य उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक या फिर भोज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विभोज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। और आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है।
हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और हिस्टोलॉजी शब्द मायर ने दिया था। ये किसने दिया था? मायर ने दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? ऑप्शंस हैं तना, फूल, पत्ते, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फूल भाग है वो वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फूल। और पुष्प में बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। और पुमंग नर जननांग होते हैं, ठीक है। ये जो पुमंग है वो नर जननांग है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और जयांग मादा जननांग है, ठीक है। और जयांग ये मादा जननांग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? ऑप्शन है वसा, अमीनो एसिड, विटामिन, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज O2 से जुड़ता है, बट यहाँ ऑप्शन में तो ग्लूकोज है नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में किसका बना होता है? ऑप्शन है मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अस्थिबंधन और टेंडन संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का, बट यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाले रेशीय ऊतक को टेंडन कहते हैं। किसे? मांसपेशी और अस्थि को, मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाले रेशीय ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन, आपको ये ध्यान में रखनी है। और रुधिर ऊतक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। रुधिर ऊतक है, ये किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। रुधिर ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहते हैं। और इसे कौन सा ऊतक कहते हैं? संवहनी ऊतक, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? ऑप्शन है मरे, डार्विन, हल्डेन, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हल्डेन। और डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया। ये डार्विन है, ये विकासवादी सिद्धांत दिए थे, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? ऑप्शन है फेफड़ों की धमनियाँ, धमनी, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका या उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धमनी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धमनी। और हृदय से
शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को हम लोग धमनी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। और इसका अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है। ऑप्शंस है बेकिंग सोडा पाउडर, या फिर टैल्कम पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है और उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन ब्लीचिंग पाउडर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे बोलते हैं, और उसका सूत्र होता है CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन आयन कपड़ों का रंग उड़ाकर उसे क्या कर देते हैं? ब्लीच कर देते हैं। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ऑप्शन है हाथी, गैंडा, नीली व्हेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीली व्हेल। और यह स्तनधारी समुद्री जीव है। नीली व्हेल है, ये क्या है? स्तनधारी समुद्री जीव है। और यह ब्लैनोट्रेटे परिवार का सदस्य है। आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। और यह सबसे बड़ी क्या है? स्तनधारी है। और यह होल्स द्वारा सांस लेती है। किससे सांस लेती है? ये होल्स द्वारा। आपको ये ध्यान में रखनी है। और हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जीव है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और सबसे अधिक हाथी लाओस में है। कहाँ पर है सबसे अधिक हाथी? लाओस में। ठीक है। सबसे अधिक हाथी कहाँ पर है? लाओस में। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? ऑप्शन है A, D, B, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है नाम? इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह वसा में घुलनशील होता है। जो विटामिन के है ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेनिन। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।